नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेव्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे हो। दोस्तों, आज के सेशन की बातचीत करें तो आज के सेशन में हम लोग संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। अब देखिए, आपको पता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो हम इसमें सारी चीजें हम पढ़ेंगे। मतलब कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर आज तक का सारा सेगमेंट हम इसमें कवर करें। सबसे पहला चीज जो हम पढ़ते हैं, संघ और उसके राज्य क्षेत्र में ये भारतीय संविधान के किस भाग में इसका वर्णन किया गया है? तो हम कहेंगे भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बातचीत करी गई। किसमें? भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बातचीत करी गई। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, कौन कौन से अनुच्छेद संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है? तो आप कहोगे अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक का जो संबंध है वो किससे है? वो आप देखोगे डायरेक्टली संघ और राज्य क्षेत्र से देखने को मिलेगा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से देखने को मिलेगा। हम पढ़ेंगे आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 के बारे में डिटेल पढ़ेंगे अभी। लेकिन थोड़ी सी और बातचीत, अगर आप लोगों को अनुसूची वाली क्लास याद आ रही हो तो आप अनुसूची 1 के बारे में क्या पढ़ते हो, ध्यान से समझना। अनुसूची 1 में क्या बातचीत करी गई है? तो अनुसूची 1 में किसके बारे में बातचीत करी गई? तो आप सिंपल सा बात करोगे कि संघ एवं राज्य, यानी कि हम बातचीत करें तो इसमें क्या कहा गया? राज्य एवं संघ शासित राज्यों के जो एक प्रकार से नाम है, जो उनका क्षेत्र है, उसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया। मतलब राज्य और संघ शासित, राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के बारे में, संघ शासित प्रदेश के नाम, क्षेत्रफल के बारे में विस्तार से क्या किया गया है? विस्तार से वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया। मतलब अनुसूची 1 का संबंध किससे है? तो आप सिंपल सी भाषा में कहोगे अनुसूची 1 का संबंध राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से, जिसमें उसमें नाम, उसके साथ साथ उसके क्षेत्रफल है ना, इसके बारे में उल्लेख किया गया। ठीक, चलिए बढ़िया था। अब सबसे पहला हम बातचीत करते हैं अनुच्छेद 1 के बारे में। तो आर्टिकल 1 क्या है? अनुच्छेद 1 क्या बात करता है? आर्टिकल 1 क्या बात करता है? जरा सोचिएगा इसके बारे में। अनुच्छेद 1 किसके बारे में बातचीत करता है? तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? कहता है भारत राज्यों का एक संघ है। ध्यान समझना क्या कह रहा है? कह रहा है भारत राज्यों का एक संघ है, राज्यों का संघ है, संघ। इसका क्या मतलब हुआ? अंग्रेजी की बातचीत करें तो कह रहे हैं अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया क्या है? अ यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट है। भारत क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। राज्यों का क्या है? तो भारत राज्यों का एक संघ है। अब पहली चीज समझना, भारत का जो राज्य है, भारत के जो संघ शासित प्रदेश हैं, वो संघ के साथ में, केंद्र के साथ में किसी समझौते का परिणाम नहीं। अब समझौते का परिणाम नहीं है, इसीलिए राज्यों को संघ से अलग होने का भी अधिकार नहीं है। मतलब अगर हम इसको टर्म्स में बातचीत करें तो हम कहेंगे भारतीय परिसंघ राज्यों के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय परिसंघ राज्यों के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, राज्यों के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। परिणाम नहीं है, नहीं। इसलिए राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, होने का अधिकार नहीं है। राज्य संघ से अलग नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि वो समझौते का परिणाम नहीं है,
समझे? मतलब अगर हम यहां पर बातचीत करें तो राज्यों के पास में कोई भी अधिकार नहीं है कि वो संघ से अलग हो जाए, कि उत्तर प्रदेश कहे नहीं हम अलग हो रहे, बिहार कहे नहीं हम अलग हो रहे, हम अपना खुद का देश बनाएंगे। कोई कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कोई समझौता ही नहीं। इसीलिए भारत के संबंध में कहा जाता है भारत कैसा देश है, तो हम कहेंगे विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। मतलब संघ कभी खत्म नहीं होगा, और संघ चाहे मतलब केंद्र चाहे तो राज्यों के नाम, सीमा क्षेत्र और चीजों में परिवर्तन कर सकता है। आगे हम पढ़ेंगे इसी के बारे में। अब देखिए यहां पर प्रश्न उठता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या चीजें शामिल है, तो हम जरा बातचीत करते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में 3 चीजें शामिल है। भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या चीजें शामिल है, जरा देखिएगा। पहला चीज तो सबसे पहला सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें तो कहेंगे राज्यों के राज्य क्षेत्र। राज्यों के राज्य क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, इस तरीके के। दूसरा संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश जैसे एग्जाम्पल पुदुचेरी, लद्दाख, हाँ, जम्मू कश्मीर। हालांकि स्पेशल प्रोविजन है, हम बातचीत करेंगे उसके बारे में इस तरीके। और तीसरा है अर्जित राज्य या अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा 35वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में सिक्किम को क्या किया गया, शामिल कर लिया गया सिक्किम, और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो अर्जित राज्य, तो हम कहेंगे भैया भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या चीजें शामिल हैं, तो भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित चीजें शामिल है। राज्यों के राज्य क्षेत्र शामिल है, संघ शासित प्रदेश शामिल, और तीसरा अर्जित क्षेत्र शामिल। ठीक, वर्तमान समय की बातचीत करें तो वर्तमान समय की स्थिति क्या है, तो हम कहेंगे वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं बताइएगा, सबको पता होगा 28 राज्य हैं और 8 यूटी यानी कि केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य हैं और कितने यूटी हैं, 8 केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं। कहां पर, भारत। ठीक, चल अब थोड़ी सी बातचीत करते हैं। आर्टिकल 1 हो गया। अब हम जो बातचीत करने चले हैं आर्टिकल 2 के बारे में। किसके बारे में, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 के बारे में क्या बातचीत है, कह रहे हैं आर्टिकल 2 बातचीत करता है नए राज्यों का प्रवेश व उनकी स्थापना। ध्यान समझिए ये क्या कह रहा है, नए राज्यों का प्रवेश व उनकी स्थापना। अब मतलब इसका समझते हैं, नए राज्यों का प्रवेश व उनकी स्थापना, ऐसी बातचीत करी जा रही। मतलब अगर हम भाषा में बातचीत करें, दूसरी भाषा में कहें तो आर्टिकल 2 क्या कहेगा, कह रहे संसद को संघ में नए राज्यों को प्रवेश करने का, उनकी स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता। आर्टिकल 2 क्या कहता है, संघ को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वो भारतीय संघ में क्या करे, नए राज्यों को प्रवेश करे व उनकी स्थापना करे। तो एक लाइन में अगर लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे, एक लाइन लिखिएगा, संसद को संघ में नए राज्यों का प्रवेश तथा उनकी स्थापना के संबंध में विधि बनाने का अधिकार है। विधि बनाने का अधिकार, नए राज्यों का प्रवेश व उनकी स्थापना के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किसके पास है, तो सिंपल सी बात कहोगे आर्टिकल 2 के तहत संसद। अब यहीं पर ध्यान समझिएगा, आर्टिकल 2 के तहत संसद क्या क्या कर सकती है,
तो आर्टिकल 2 के तहत संसद, आर्टिकल 2 के तहत संसद क्या क्या कर सकती है? तो पहला चीज कर सकती है, पहला चीज क्या है जो अभी आपने पढ़ा, क्या? नए राज्यों को भारत संघ में शामिल कर सकती है, नए राज्यों को भारत संघ में शामिल कर सकती है, जैसे सिक्किम को भारत में शामिल किया गया 35वें और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, शामिल किया गया ना। तो आर्टिकल 2 के तहत दूसरा क्या काम कर सकती है? दूसरा काम कर सकती है भैया, नए राज्यों के गठन की भी शक्ति है इसके अंतर्गत, नए राज्यों के गठन की शक्ति, नए राज्यों के गठन की शक्ति, गठन की शक्ति। आर्टिकल 2 संसद को क्या क्या शक्तियां देता है? तो नए राज्यों को भारत में शामिल करने की शक्ति और नए राज्यों के गठन की शक्ति किसके पास है? पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में है, ऐसा आर्टिकल 2 प्रोवाइड करता है। ठीक, इतना हो गया। आर्टिकल 2 तक हमने आपसे बात करी। अब हम आगे चलेंगे और पढ़ेंगे अनुच्छेद 3। अब अगला हम क्या पढ़ने चले? अनुच्छेद 3 या आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या बात करता है, जरा देखते हैं इसके बारे में। आर्टिकल 3 क्या कहता है? संसद साधारण बहुमत से, संसद सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से क्या कर सकती है? किसी नए राज्य का गठन कर सकती है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, मतलब सीमा में परिवर्तन कर सकती है, और 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का गठन कर सकती है। ठीक, इस तरीके के काम कर सकती है, और इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं, साधारण बहुमत से ऐसा किया जा सकता है। मतलब अगर हम एक लाइन में लिखें तो हम क्या लिखेंगे? संसद साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से, संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों के गठन या नए राज्यों का गठन, ठीक है, नाम, सीमा, क्षेत्रफल में परिवर्तन, नाम, सीमा या क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है, कर सकती है। ठीक, आर्टिकल 3 के तहत यह अधिकार दिया गया। क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कहां से होगा? आर्टिकल 3 के तहत। क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन आर्टिकल 3 के तहत। अब जैसे एग्जांपल की बातचीत करें, जैसे 1960 में 1960 में महाराष्ट्र से गुजराती भाषी क्षेत्र को अलग करके क्या कर दिया गया? गुजरात बना दिया गया आर्टिकल 3 के तहत। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। 2000 में ही बिहार से काट करके झारखंड बना दिया गया, मध्य प्रदेश को काटकर छत्तीसगढ़ बना दिया गया। तो ये ऐसा प्रोविजन आर्टिकल 3 के तहत किया जा सकता है। अच्छा, क्या संसद अपने मन से कर सकती है? किसी भी समय ये काम कर सकती है कि भैया नाम में परिवर्तन कर सकती है, मतलब गठन के साथ साथ अगर हम कहें वर्तमान, यहां पर वर्तमान, एक लाइन और लिख लो, यहीं पर गठन कर सकती है, फुल स्टॉप, तथा वर्तमान राज्यों के नाम, एक लाइन और लिखो, वर्तमान राज्यों के नाम, सीमा, राज्यों के नाम, सीमा या क्षेत्रफल में परिवर्तन कौन कर सकता है? साधारण बहुमत से संसद कर सकती है। अब यहां पर समझिएगा, क्या ये असीमित शक्ति है संसद की? नहीं, इसके लिए 2 शर्तें दी गई हैं। अगर नाम में परिवर्तन करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है, तो ऐसे स्थिति के लिए 2 शर्तें हैं। कौन कौन सी शर्तें? शर्त नंबर 1 और शर्त नंबर 2। पहली शर्त नंबर 1 पढ़ते हैं। शर्त नंबर 1 क्या है? जब भी संसद ऐसा कुछ करेगी, राज्यों के नाम में, सीमा में, क्षेत्रफल में परिवर्तन करेगी, तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक। पहला काम क्या है? इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक। पहले राष्ट्रपति की क्या होगी? परमिशन ली जाएगी। बिना परमिशन के ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा और अच्छा है। दूसरा, राष्ट्रपति इस प्रपोजल को किस नाम में परिवर्तन करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, नए राज्य का गठन करना है,
इस संबंध में क्या कर सकती है, संबंधित राज्य के विधानमंडल को प्रपोजल भेज सकती है। कौन भेजेगा, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट साहब भेज सकते हैं। तो मतलब हम कहेंगे राष्ट्रपति क्या करेंगे, दूसरी शर्त है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति विधानमंडल का या विधानमंडल की राय लेंगे, है ना। और राय के लिए क्या मतलब, ये जो एडवाइस है, सलाह लेंगे, क्या इसकी कोई समय सीमा निर्धारित की जा सकती, हाँ, राष्ट्रपति इसकी क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति इसकी समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं। मतलब राय या सलाह लेने की, सलाह लेने की समय सीमा निर्धारित, समय सीमा निर्धारित। मतलब राष्ट्रपति कहेंगे कि आप लोग ऐसा करिए, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, ये टाइम पीरियड राष्ट्रपति क्या करेंगे, सलाह लेने की समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं। ठीक। और दूसरा, अगर मान लीजिए सलाह ना दे तो अपने आप से मान लिया जाएगा कि जो राज्य है वो क्या है, वो संघ से सहमत है। और एक चीज और ध्यान समझिएगा, दूसरी कंडीशन में, दूसरी कंडीशन, क्या राष्ट्रपति विधानमंडल की राय मानने के लिए बाध्यकारी, कहेंगे राय मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। राय मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं। राष्ट्रपति कोई भी सलाह दें, बाध्यकारी नहीं। बस एक इंटरेस्ट पॉइंट है कि हम क्या कर सकते हैं, हम आपकी सलाह लेंगे, मन होगा तो हम उस पर अमल करेंगे, मन नहीं होगा तो हम उस पर अमल नहीं करेंगे। हमारे ऊपर कोई बाध्यकारी दावा नहीं है कि मानेंगे ही। अब आर्टिकल 4 क्या है, आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 क्या बातचीत करता है, अनुच्छेद 4 कहता है अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 को लागू करने के लिए, अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 को लागू करने के लिए, अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 को लागू करने के लिए, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 में संशोधन की आवश्यकता, संशोधन की आवश्यकता नहीं, संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। संशोधन की आवश्यकता नहीं है कि अनुच्छेद 2 तथा 3 को अगर हम अप्लाई करें तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब 368 में क्या करें, 368 में संशोधन की जरूरत ना, 368 में संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, क्लियर, इतना समझ में आया। ठीक है, लेकिन ध्यान समझना, अगर संसद अपना कोई क्षेत्र किसी अन्य देश को देना चाहे तब, सोचो, हुआ है एक बार बेरुबारी संघ दिया गया है पाकिस्तान को, और एक बार हमने क्या किया है, एक बार हमने बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता किया जिसके अंतर्गत लगभग 100 से अधिक शीतगृह बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश ने हमको लगभग 51 शीतगृह दिए। तो हमारे पास में 2 एग्जाम्पल हैं कि जिसके अंतर्गत भारत ने अपना जो क्षेत्र है वो किसी अन्य देश को सौंपा। तो क्या ये भी करने के लिए सामान्य से संसद कर सकती है? नहीं, ध्यान समझना, मतलब संसद किसी राज्य क्षेत्र को, संसद किसी राज्य क्षेत्र को अन्य देश को सौंपने के लिए क्या करेगी, संविधान संशोधन करेगी। और किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। मतलब अगर एक लाइन लिखना चाहे तो हम यहां पर चेंज करके लिख सकते हैं, लिखिएगा क्या लिखेंगे, लिखिएगा संसद किसी राज्य क्षेत्र को, संसद किसी राज्य क्षेत्र को, राज्य क्षेत्र को अन्य देश को सौंपने हेतु अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, 368 के तहत संविधान संशोधन करेगी, संशोधन करेगी। ठीक, अब इसके अंतर्गत क्या हुआ, इसके अंतर्गत 2 संविधान संशोधन हुए। कौन, एक 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1960, एक है 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1960,
इसके अंतर्गत क्या किया गया? इसके अंतर्गत बेरूबारी संघ क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया। बेरूबारी संघ क्षेत्र किसको सौंप दिया गया? पाकिस्तान को सौंप दिया गया। सौंपा गया, ठीक। बेरूबारी संघ क्षेत्र किसको सौंपा गया? पाकिस्तान को। एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, और कौन सा? तो हम कहेंगे 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015, 100वां संविधान संशोधन 2015, संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015। और इसके अंतर्गत क्या हुआ? इसके अंतर्गत भारत ने बांग्लादेश को 100 शीतगृह, भारत ने बांग्लादेश को कुछ क्षेत्र तथा बांग्लादेश ने भारत को कुछ राज्य क्षेत्र सौंपे। कुछ राज्य क्षेत्र सौंपे। लगभग 100 भारत ने सौंपे थे और 51 बांग्लादेश ने भारत को दिए थे। तो ये चीज है थोड़ा सा, ठीक। तो ये प्रोसीजर है कि अगर अपना देश का कोई क्षेत्र हम किसी अन्य देश को देना चाहें तो उसके लिए क्या है? संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत, ठीक। और नॉर्मल हम अगर किसी राज्य का गठन करना चाहते हैं, उसके नाम में, सीमा में, क्षेत्रफल में परिवर्तन करना चाहते हैं तो साधारण बहुमत से। बस कंडीशन है कि राष्ट्रपति के पास प्रपोजल भेजा जाएगा, मतलब पूर्व अनुमति आवश्यक है राष्ट्रपति को, और दूसरा राष्ट्रपति उस प्रपोजल को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजेगा, और विधानमंडल की राय जो होगी वो, उसके लिए टाइम पीरियड भी निर्धारित किया जा सकता है, और राय मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होगा? बाध्यकारी नहीं होगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक। ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की बात थी। अब हम यहीं पर आगे बढ़ रहे हैं। देखो क्या हुआ जब भारत आजाद हुआ। आजादी के साथ ही भारत में हुआ कि भाई हम भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात करेंगे। अब भारत के संबंध में आप सबको पता है क्या? कोस कोस पर बदले कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले वानी। मतलब एक एक कोस की दूरी पर पानी का बदल जाता है और 4 कोस पर क्या होता है? भाषा बदल जाती है। तो ऐसी स्थिति में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना तार्किक नहीं था। तो हमारे यहां पर एक डिबेट छिड़ी और इसके लिए कई कमीशन बने। जैसे सबसे पहले आप देखोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक धर आयोग बनाया, एसके धर की अध्यक्षता में। फिर उसके बाद जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतान रमैया समिति बनी 1948 में। उसके बाद फिर 1953 में फजल अली आयोग बन रहा है, और इन तीनों ने ही सिरे से नकार दिया कि भैया भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। तो हम एक एक करके सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन। तो एक हेडिंग करिएगा, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। चलिए इसको देख लेते हैं। तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर सबसे पहले कौन सा कमीशन बनता है? तो हम कहेंगे भैया धर आयोग बनता है। कौन सा? धर आयोग, धर कमीशन, धर आयोग, ठीक। चलिए धर आयोग के बारे में बातचीत करते हैं। धर आयोग के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो धर आयोग देखोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषाई आधार पर जब राज्यों के पुनर्गठन की मांग हो रही थी तो इसको देखते हुए 22 नवंबर 1947 को, कब? तो देखिएगा, एक लाइन लिखिएगा, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ध्यान में रखते हुए, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 22 नवंबर 1947 को
22 नवंबर 1947, 22 नवंबर 1947 को एस के धर की अध्यक्षता में, एस के धर की अध्यक्षता में, एस के धर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया, आयोग का गठन किया, ठीक। जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, जिसे हम क्या कहते हैं, लिंग्विस्ट प्रोविंस कमीशन या भाषाई प्रांत आयोग भी कहते हैं, जिसे भाषाई प्रांत आयोग लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन भाषाई प्रांत आयोग भी कहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, भाषाई प्रांत आयोग को क्या कहेंगे, धर आयोग भी भाषाई प्रांत आयोग कहेंगे। ये क्या सलाह दे रहा है, ये इसकी जो सलाह है, ये दो मुख्य सलाह है। क्या सलाह है, पहली सलाह है कि भैया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर ना किया जाए। पहली सलाह है कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर ना किया जाए, आधार पर नहीं किया जाए, किया जाए, ठीक। और इसी की बात को बढ़ाते हुए क्या कहते हैं कि भैया प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, किसके आधार पर, तो हम कहेंगे प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, ठीक। सिंपल सा मना कर दिया कि भैया भाषा उचित नहीं है, राज्यों को बनाने के क्रम में भाषा उचित नहीं है, भाषा को ध्यान में न रखकर प्रशासनिक आधार पर हमको क्या करना चाहिए, राज्यों का पुनर्गठन करा जाना चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, यह समिति रिपोर्ट दे देती है और इसकी सिफारिशें मानी जाती है। फिर एनालिसिस करने हो तो फिर से देखोगे जेवीपी समिति का गठन किया जा रहा है। जेवीपी समिति, इसमें 3 लोग हैं, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक। वल्लभ भाई पटेल हैं, इसमें कौन है, वल्लभ भाई पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, और तीसरे कौन है, पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 लोग हैं। और जेवीपी समिति कब बनाई जा रही है, तो आप देखोगे दिसंबर 1948 में इसका गठन किया जा रहा है, दिसंबर 1948 में इसका गठन किया जा रहा है। और ये अपनी रिपोर्ट्स कब दे रही, अप्रैल 1949 में, अप्रैल 1949 में ये अपनी रिपोर्ट्स दे रहे हैं। ये भी रिपोर्ट्स क्या देती है, रिपोर्ट्स फिर वही क्या है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को तत्कालीन समय में क्या बताते हैं, अव्यवहारिक। रिपोर्ट्स में क्या आता है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अव्यवहारिक। राज्यों का पुनर्गठन कैसा है, राज्यों का पुनर्गठन अव्यवहारिक है, कि भैया ऐसे राज्य नहीं बनाए जाने चाहिए, भाषा के आधार पर तो बिल्कुल भी गठन नहीं किया जाना चाहिए, किसका, राज्यों का। फिर अब देखो समिति ने अपनी रिपोर्ट्स दी, आंदोलन तेज हो गया, और बेसिकली एक आंदोलन चल रहा था, भाषाई राज्य पुनर्गठन आंदोलन के दौरान ही 56 दिनों के आमरण अनशन, मतलब इसी आंदोलन हम कहेंगे भाषाई आधार पर
राज्यों के पुनर्गठन पुनर्गठन राज्यों के पुनर्गठन को लेकर चल रहे आंदोलन में 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद पोद्दी श्रीरामुलु का निधन हो गया। अब निधन हो गया आंदोलन में, और आमरण अनशन चल रहा था, शांतिप्रिय अहिंसक आंदोलन चल रहा था। उग्र हो गया आंदोलन जैसे ही उग्र होता है, आप देखते हो आंदोलन को देखते हुए अक्टूबर 1953 में मद्रास से तेलुगु भाषी जो क्षेत्र हैं उसको अलग करके क्या बना दिया गया, आंध्र प्रदेश। तो आंदोलन निधन हो गया। फिर इसके बाद देखोगे इसी के परिणाम स्वरूप अक्टूबर 1953 में मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश का क्या किया गया, आंध्र प्रदेश का गठन किया। पहला राज्य है भारत में जो भाषा के आधार पर गठित हो रहा है। किसके आधार पर, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश है। कब गठन हुआ, अक्टूबर 1953 में। कब गठन हुआ, आप सिंपल सी भाषा में कहोगे अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर क्या हुआ, पहला राज्य भारत का गठित हुआ। ठीक, इसके बाद फिर आप देखोगे हमारे यहां पर फजल अली आयोग बनाया जा रहा है। फजल अली आयोग फजल अली आयोग फिर भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को क्या कर रहा है, देख रहा है कि उचित है कि नहीं भाई। तो ऐसी स्थिति में इस आयोग को कब बनाया गया, दिसंबर 1953 में। कब बनाया गया, दिसंबर 1953 में गठित में इसका गठन किया गया। और दिसंबर 1955 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट्स सौंपी। इस आयोग ने क्या किया, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। ठीक, अपनी रिपोर्ट सौंपी, बहुत अच्छी बात है। इसके अन्य सदस्य कौन है, तो इसके अन्य सदस्यों में एक हैं हृदयनाथ कुंजरू, HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। और दूसरे सदस्य कौन है, तो हम कहेंगे भैया KM पडिक्कर। अन्य सदस्य, आयोग के अन्य सदस्य कौन हैं, तो अन्य सदस्यों में KM पडिक्कर जी हैं और हृदयनाथ कुंजरू जी हैं, HM कुंजरू। ठीक, HN कुंजरू, ये दो लोग। आयोग क्या सलाह देता है, ये आयोग क्या सलाह दे रहा है, सलाह ये भी दे रहा है कि भैया भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ना करो। बिल्कुल भाषा के आधार पर पुनर्गठन नहीं करना चाहिए। पुनर्गठन का आधार क्या होना चाहिए, पुनर्गठन का सिंपल सा आधार ये क्या बताते हैं, कहते हैं कि भैया पुनर्गठन का जो आयोग है, आधार जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा होनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ दूसरा अगर हम आपसे बातचीत करें, प्रशासनिक कुशलता व वित्तीय कुशलता होना चाहिए। मतलब इसने कहा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। भाषा के आधार पर, केवल भाषा के आधार पर राज्यों का गठन
नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। राज्यों के पुनर्गठन में, राज्यों के पुनर्गठन में, राज्यों के पुनर्गठन में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? वित्तीय स्थिरता, प्रशासनिक कुशलता, प्रशासनिक कुशलता, प्रशासनिक कुशलता और राष्ट्रीय सुरक्षा, और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। किसको? राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखा जाना चाहिए, रखा जाना चाहिए, जाना चाहिए। ठीक। एक और सलाह दी इसने, क्या? कि जो भैया राज्यों को आपने क्या किया है, जो राज्यों को आपने बांट के रखा है 4 श्रेणियों में, काखा गाघा, उसको घटा दो, हटा दो, और क्या करो, और 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का गठन करो। मतलब इसने एक और सलाह दी, क्या? राज्यों का क्या है, हम कहेंगे यहां पर सिंपल सी भाषा में कहेंगे, राज्यों की 4 श्रेणियों, 4 श्रेणियों, कौन कौन सी? तो श्रेणी का, श्रेणी खा, श्रेणी गा और श्रेणी घा को समाप्त कर, को समाप्त कर, समाप्त कर 16 राज्य व 3 संघ शासित प्रदेश, 3 संघ शासित प्रदेश का गठन किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, चाहिए। ठीक। ऐसी बातचीत सलाह दी जा रही। अब इसको देखते हुए, इसे ही देखते हुए, फजल अली आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए क्या किया जा रहा है? 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया जा रहा है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया जा रहा है। कब? पुनर्गठन अधिनियम कब का है? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का है। अब 1956 में इस अधिनियम में फजल अली आयोग की बातों को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया गया, फिर कुछ सुधारों के साथ। जैसे पहला, इस अधिनियम में राज्यों को 16, मतलब भारत में 16 राज्य व 6 यूटी में डिवाइड किया गया। मतलब भारत में, या इस अधिनियम के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार भारत में 16 राज्यों व 3 संघ शासित प्रदेशों यूटी का गठन किया गया, गठन किया गया। कितने राज्य? 16। सिफारिश कितने की थी? 3 की। 16 राज्य और 3 संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ठीक, इतना हो गया। चलिए, बढ़िया था। अब इसके बाद अगर हम देखें तो आप देखते हो भारत में किस तरीके से राज्यों का क्या हुआ, सम्मिलन हुआ। तो सबसे पहले देसी रियासतों के एकीकरण। देखो, जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के समय भारत में लगभग अगर हम आपसे बातचीत करें तो कितनी रियासतें थी? 552 रियासतें। इन 552 रियासतों में 549 रियासतों ने कहा कि हम भारत में सम्मिलित हो जाएंगे। 549, 549, 3 बच गई। 3 कह रही हम स्वतंत्र रहेंगे। 3 में कौन कौन? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। अब बड़ी बात थी, हैदराबाद की लोकेशन अगर भारत के नक्शे पर देखो, जूनागढ़ की लोकेशन और जम्मू कश्मीर की तो मान लीजिए ठीक है दूसरी पोजीशन पर। अब देखो यहां पर क्या हुआ, इनको भारत में शामिल करने के लिए कई ऑपरेशंस करे गए। जैसे हैदराबाद को सबसे अंत में ये भारत में शामिल हुआ। हैदराबाद भारत में सबसे अंत में शामिल हो रहा है और पुलिस कार्यवाही के द्वारा कब? तो आप कहोगे सितंबर 1948 को शामिल हो रहा है। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन? तो हम इसके लिए कहेंगे ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो का गठन किया गया था यहां पर, ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन पोलो। ठीक। जूनागढ़ की बातचीत करें तो जूनागढ़ का राजा था मोहम्मद महाबत खान। क्या नाम था? मोहम्मद महाबत खान। मोहम्मद महाबत खान जो था वो मुस्लिम था, आपको पता नाम से,
लेकिन वहां की मेजॉरिटी की पॉपुलेशन 90% आबादी हिंदू, और जूनागढ़ का राजा कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जनमत संग्रह कराया गया जूनागढ़ का। जूनागढ़ में क्या हुआ, जनमत संग्रह कराया गया, तो मेजॉरिटी के लोग भारत के पक्ष में। तो 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ भारत का राज्य हो गया। ठीक, फिर हरि सिंह चाहते थे कि भाई जिस तरीके से यूरोप में स्विट्जरलैंड है उसी तरीके से हम एशिया में जम्मू कश्मीर को स्विट्जरलैंड के रूप में बनाएंगे, स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र देश। बढ़िया चल रहा था। आपको पता है पाकिस्तान के मतलब कि एक प्रकार से सेना के द्वारा समर्थित कबीलाइयों के द्वारा या कबीली भेष में पाकिस्तानी सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर के अधिग्रहण को लेकर आक्रमण किया गया। तो ऐसी स्थिति में राजा हरि सिंह ने, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, हरि सिंह ने एक विलय पत्र पर सिग्नेचर किए, और विलय पत्र पर सिग्नेचर करने के बाद भारत की सेना जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए पहुंची, और 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर क्या हुआ, भारत का विलय पत्र के द्वारा, विलय पत्र पर साइन किसने किए थे, राजा हरि सिंह ने, भारत का राज्य हो गया। अब देखो आगे, इसके बाद अगर आप देखोगे भारत में गुजरात देखोगे कब गठित हुआ, तो गुजरात का गठन महाराष्ट्र को काटकर, महाराष्ट्र में मराठी भाषी, अभी विवाद मराठी भाषी चल रहा है ना, तो महाराष्ट्र से गुजराती भाषी राज्य को अलग कर दिया गया, क्षेत्र को अलग करके गुजरात का गठन किया गया। नागालैंड और ये जो मेघालय है, ये दोनों असम को काटकर बनाया गया 1963 में नागालैंड और 1969 में मेघालय। फिर पंजाब से हिंदी भाषी राज्य को, हिंदी भाषी क्षेत्र को अलग करके 1966 में हरियाणा का गठन किया गया। सिक्किम को 1975 में शामिल कर लिया गया भारत में, और मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को 1987 में शामिल करा गया, और 1987 में ही गोवा को भी शामिल किया गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को, अब छत्तीसगढ़ किससे बनना है, मध्य प्रदेश को काटकर, मध्य प्रदेश को काटकर किसका गठन हो रहा है, छत्तीसगढ़, कब, 1 नवंबर। और 9 नवंबर को देखोगे तो उत्तराखंड को, उत्तर प्रदेश को काटकर उत्तराखंड का गठन किया जा रहा है, और 15 नवंबर को देखोगे तो बिहार को काटकर क्या किया जा रहा है, झारखंड का गठन किया जा रहा है। और अगली अगर हम आपसे बातचीत करें तो 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया, तेलंगाना का गठन किया गया। और फिर 2019 में आप देखोगे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाला यूनियन टेरिटरी और लद्दाख को बिना विधानमंडल या बिना विधायिका वाला यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो आर्टिकल 239A के अंतर्गत या 239 का के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को क्या किया गया, विधानसभा वाला यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और 239 आर्टिकल के अंतर्गत लद्दाख को बिना विधायिका वाला, बिना विधानसभा वाला क्या बनाया गया, तो आप कहोगे संघ शासित प्रदेश बनाया गया। इसी तरीके से देखोगे 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को, कब, तो हम कहेंगे 26 जनवरी 2020 को क्या किया गया भारत में। आप देखोगे तो हमारे यहां पर दमन एवं दीव और दादरा नागर हवेली को संयुक्त रूप से क्या किया गया, यूटी बना दिया। किसको, तो दमन एवं दीव, दमन एवं दीव तथा दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली या नगर हवेली, दमन एवं दीव तथा दादरा नगर हवेली को क्या किया गया, हम सिंपल सी भाषा में कहेंगे संयुक्त रूप से, को संयुक्त रूप से यूटी बना दिया गया, संयुक्त रूप से संघ शासित प्रदेश या यूटी बना दिया गया, बना दिया गया। और इस परिस्थिति को देखते हुए भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य, कितने संघ शासित प्रदेश हैं, तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश, 8 यूटीज। तो 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश कहां देखने को मिलेंगे, सिंपल सी भाषा में कहोगे भारत। ठीक, तो ये आज का सेशन है। आशा करते हैं आज का सेशन पार्ट 1 भाग 1 हमने पूरा कंप्लीट करने का प्रयास किया, इसके सारे आयाम। ठीक, आप लोग सेशन को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों को बोल सकते हैं, ठीक, और लाइक करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि सेशन आपका कैसा था। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए GKGS बाई सुधांशु सर चैनल को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको वीडियो क्लास की लिंक मिल जाती है। ठीक है, तो ये सेशन आज का यहीं तक है, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।